हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 9 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है? तो इसरो ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया था, अभी हाल ही में लॉन्च किया था 1 जनवरी 2024 को। आप लोगों को याद होगा, हमने ये करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था, क्या नाम था? एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सपोसैट को लॉन्च किया था। और लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV C58। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा PSLV C48। ठीक है, PSLV C48 जो रॉकेट है, इस रॉकेट पर ही इसरो ने पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन सेल फ्यूल है ये क्या होता है, किस प्रकार से काम करेगा, इसका क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसको जो है पोएम कहा जा रहा है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसको शॉर्ट में पोएम कहा जा रहा है। तो अगर कभी आपके सामने एग्जाम में ये आ जाए, ठीक है, पोएम 3 इसको नाम दिया गया है, तो आपके सामने अगर पोएम 3 आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है। मैं PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, या फिर इसको PSLV स्टेज 4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म भी कहेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। पोएम 3 के जो फुल फॉर्म्स हैं ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर दोनों में से कोई भी आपके सामने आएगी तो कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल आए या फिर कहा जाए PSLV स्टेज 4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, दोनों सेम चीज़ हैं, तो इसी को पोएम 3 कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो इसरो ने परीक्षण किया है ये किस तरीके से काम करेगा, देखिए। PSLV जो रॉकेट होता है, इसको मैं समझाऊं अगर आपको, तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। PSLV रॉकेट मान लेते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये 4 स्टेजेस होती हैं। तो जैसे जैसे ये रॉकेट अंतरिक्ष में ऊपर जाता है, ये पीछे के जो भी स्टेजेस हैं ये रॉकेट से अलग होते जाते हैं। ठीक है, अलग होते जाते हैं और क्या होता है, ये समंदर में गिरते जाते हैं। और जब अपने टारगेट पे पहुंचता है रॉकेट, तो इसमें केवल 4th स्टेज रह जाती है, ये वाली। ठीक, 4th स्टेज रह जाती है। तो जब 4th स्टेज में क्या होता है, सैटेलाइट को, ये 4th पार्ट जो सैटेलाइट है उसको कक्षा में स्थापित कर देता है और स्वयं क्या होता है, स्पेस में जंक बन जाता है, मतलब कूड़े की तरह बन जाता है, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं रहता है। और ये जो ये ऑर्बिट होती है इसमें जो है इस तरीके से घूमता रहता है। तो अब इसलिए इसरो ने क्या एक सॉल्यूशन निकाला इस जंग को कम करने के लिए, कि देखिए इसरो ने क्या किया है कि स्टेज 4 को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेगा। कौन? ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेगा इसरो। और क्या करेगा कि स्टेज 4 को जो सैटेलाइट की कक्षा है उससे नीचे वाली कक्षा में वापस लाएगा। ठीक है, वहाँ पर वापस आने के बाद इसरो इस पर अपने एक्सपेरिमेंट करेगा और इसको ही पोएम कहा गया। ठीक है, इसे ही पोएम कहा गया। तो ये चीज़ हो गई आपकी पोएम के बारे में। अच्छा, आई होप ये जो चीज़ है आपको क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही लेमन भाषा में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आम भाषा में कहा जाए कि ये जो स्टेज 4 है, ऊपर का ये जो हिस्सा बच रहा है, अब ये अंतरिक्ष में कूड़ा बन करके तैर रहा था। ठीक है, ये अंतरिक्ष में कूड़ा बन करके नहीं तैरेगा। होगा क्या कि इसरो क्या करेगा, ये जब सैटेलाइट को 4th पार्ट जो है अपनी कक्षा में ऑर्बिट में स्थापित कर देगा, उसके बाद ये निचले कक्षा में वापस आएगा। उसके बाद क्या होगा, इसरो इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट करेगा? यही वाला PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट, जिसका कि दूसरा नाम है PSLV स्टेज 4 ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ये पोएम है, पोएम में क्या कर रहे हैं, पोएम भाई कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी तो ये इतना ज़्यादा चर्चा में है और इसरो ने इतना इस पर दिमाग लगाया है। इसमें क्या हुआ है, देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करके इस जो 4th पार्ट है इसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके द्वारा 180 वॉट बिजली बनाई गई है, बिजली पैदा की गई है।
तो यही है इसरो का अचीवमेंट, और जिसे ही कहा जा रहा है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का, इसी के द्वारा 180 वॉट बिजली बनाई गई है, बिजली पैदा की गई है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, और ये बहुत ही आम भाषा में समझाया है, इससे ज़्यादा समझने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है कि इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का परीक्षण किया है, तो उसका नाम है PSLV C58। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सपोसैट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया था, इसी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसी पर पोएम का भी परीक्षण हुआ है। पोएम में क्या किया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके 180 वॉट बिजली बनाई गई है। ठीक, अच्छा, ये तो बात हो गई एक्सपेरिमेंट की। अब इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हो जाएगी आपकी 1969 में। हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। ठीक है, चेयरमैन कौन हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे S सोमनाथ, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका कि नाम था नीलाबू कुदीचा सिहमंगल। ठीक है, नाम याद रखिएगा, और ये मलयालम भाषा में लिखी गई है, सिहमंगल। ठीक, मलयालम भाषा में लिखी गई है, नीलावू कुदीचा सिमंगल। ठीक है, अच्छा, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जो है दिया गया है, तो अभी 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कैलिफोर्निया में आयोजन हुआ था इसका। ठीक है, अमेरिका में। तो जिसको बेस्ट पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है, उस मूवी का नाम है, उस फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अभी जैसा कि मैंने बताया 2024 में 81वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, कैलिफोर्निया में किया गया, अमेरिका में। ठीक है, अगर पूछा जाए, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा का विनर कौन रहा है, तो ये हो जाएंगे सिलियन मॉर्फी। ठीक है, ओपेनहाइमर के लिए ही इनको भी पुरस्कार दिया गया है, सिलियन मॉर्फी को। ठीक, अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जिसको मिला है उनका नाम है लिली ग्लैडस्टोन। ठीक है, लिली ग्लैडस्टोन नाम याद रखिएगा। और कौन सी फिल्म है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो फिल्म हो जाएगी आपकी किलर ऑफ द फ्लावर मून। ठीक है, किलर ऑफ द फ्लावर मून के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार लिली ग्लैडस्टोन को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मोशन पिक्चर्स में किसको मिला है, वो है क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, क्रिस्टोफर नोलन। ठीक, और फिल्म कौन सी है, फिल्म यही है ओपेनहाइमर। ठीक, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, ये तो हो गया 81वें संस्करण की बात। 2023 में कौन सा संस्करण रहा होगा, 2023 में 80वां संस्करण रहा था। ठीक है, और भारत का जो पहला गोल्डन पुरस्कार मिला, अगर किसी गाने को हम बात कहें, बल्कि ये कहेंगे कि एशिया में गोल्डन ग्लोब सम्मान जीतने वाला पहला एशियाई गीत कौन बना था, तो नाटू नाटू जो गाना है, नाटू नाटू सॉन्ग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। ठीक है, पहला एशियाई गीत बना, ये भारत का तो पहला बना ही बना, बल्कि पूरी एशिया का पहला गीत बना जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में दिया गया था। ठीक है, 2023 में कौन सा संस्करण था, ये 80वां संस्करण था, याद रखिएगा। अगर अभी आपके सामने कभी क्वेश्चन बने कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन बने, तो AR रहमान हो जाएंगे। AR रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जो है ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को सबसे पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था और कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये 1944 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया था, अमेरिका में, याद रखेंगे, लॉस एंजल्स में। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन है, उसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। बढ़ेंगे हम आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो WTO में भारत का राजदूत जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है
सेंथिल पांडियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये किसकी जगह लेने वाले हैं, ये ब्रजेंद्र नवनीत का स्थान लेने वाले हैं। अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन बने कि ब्रजेंद्र नवनीत की जगह पर कौन WTO के नए राजदूत भारत के नियुक्त हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेंथिल पांडियन। ठीक है, स्थान किसका लेंगे, ब्रजेंद्र नवनीत का स्थान लेंगे। अच्छा, अब एक नज़र डालते हैं हम अपने ऑप्शंस पर। तो विकासशील, हमने ये कल के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं कौन, विकासशील बने हैं। शशि सिंह कौन है, शशि सिंह जो है ये अखिल भारतीय रबर संघ के नए अध्यक्ष होंगे। ठीक, अखिल भारतीय रबर संघ के। और ऋत्विक रंजनम पांडे कौन है, ये 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। ठीक है, कौन है, 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अरविंद पड़गड़िया। ये हमने करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो फिर इसको याद रखिएगा इस बार। हाँ, चलिए, अच्छा बात करते हैं हम WTO की। तो WTO की अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश हैं आपके 165। अच्छा, अगर क्वेश्चन बना आपसे, मान लीजिए एग्जामिनर ने पूछ दिया कि 165 सदस्य नहीं है, यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट करिएगा। इसमें कुल सदस्य देश हो जाएंगे आपके 164। ठीक है, 164 सदस्य हैं। और 164वां सदस्य कौन बना, तो 164वां सदस्य जो बना वो बना अफगानिस्तान। ठीक है, नाम याद रखेंगे, 164वां सदस्य, सबसे लेटेस्ट सदस्य कौन बना है, अफगानिस्तान। और अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा नागोजी ओकानिया इबेला। ठीक है, नाम याद रखेंगे, नागोजी ओकानिया इबेला। चूंकि ये WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम, तो याद रखिएगा। अच्छा, अभी मान लीजिए अगर क्वेश्चन बना कि WTO की विश्व व्यापार संगठन की 13वीं जो बैठक होने वाली है, सबमिट होगी 2024 में, फरवरी 2024 में, ये कहाँ पर होगी और कौन इसकी मेज़बानी करेगा, इसकी मेज़बानी कौन करने वाला है, तो UAE इसकी मेज़बानी करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी पहली स्वस्थ और स्वच्छ भोजन स्ट्रीट का नाम क्या है, फूड स्ट्रीट का नाम क्या है। ठीक है, फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा प्रसादम। ठीक, प्रसादम कहाँ पर खुला है, प्रसादम MP के उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन का जो महाकालेश्वर कॉरिडोर है वहाँ पर प्रसादम को खोला जाएगा। और इसका जो इनाग्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाना है, अभी जो MP के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, जो कि BJP के सदस्य हैं, BJP पार्टी से आते हैं, उनके द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, उज्जैन में किया गया है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रसादम। अच्छा, आप लोगों को प्रसादम के नाम से एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि प्रसादम को जो है GI टैग दिया गया था। प्रसादम, ये GI टैग प्रसादम को कहाँ से मिला है, ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी बताइएगा, तो फिर मैं उसका आंसर करूंगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन जो है गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है संगीत और नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के द्वारा दिव्यांगों की जो प्रतिभा है उनको निखार कर सामने लाना, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ये हो गया पर्पल फेस्टिवल। आयोजन कहाँ पर हुआ, गोवा में हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाल ही में जो हमारे मुख्य फेस्टिवल हैं, महोत्सव हैं, आयोजित किए गए हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मक्खन महोत्सव आप लोगों ने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा होगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आप लोग मेरे साथ बोलते चलोगे, याद है तो फिर भी बोलते चलोगे ताकि आप भूलो ना। मक्खन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, नुआखाई का आयोजन कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। बोनालू बथुकम्मा कहाँ पर होता है, बोनालू और बथुकम्मा दोनों ही तेलंगाना में होते हैं। और बथुकम्मा क्या है, फूलों का उत्सव है ये। ठीक है, याद रखेंगे, फूलों का उत्सव है, आयोजन तेलंगाना में होता है। कैर पूजा कहाँ पर होती है, तो कैर पूजा आपकी हो जाएगी त्रिपुरा में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगी, त्रिपुरा में हो जाएगी। अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आए कि चचिन चराई पक्के पखुई और हॉर्नबिल महोत्सव,
चचिन चराई, पक्के पखुई, हॉर्नबिल महोत्सव, ये तीनों ही कहाँ पर होंगे? आपके अरुणाचल में होंगे। ठीक है, याद रखेंगे अरुणाचल में होंगे। बिहू कहाँ पर होता है? बिहू आपका असम में हो जाएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन बने कि भारत का पहला प्रकाश स्तंभ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो भारत का पहला प्रकाश स्तंभ महोत्सव जो है गोवा में मनाया गया, याद रखिएगा गोवा में। एंथूरियम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? एंथूरियम महोत्सव जो मनाया गया ये आपका मनाया गया मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में मनाया गया, याद रखेंगे। बन्नी उत्सव कहाँ पर होता है? तो बन्नी उत्सव का आयोजन किया गया आपका आंध्र प्रदेश में। और कल हमने पढ़ा था कि जल्लीकट्टू और कंबाला दौड़ ये कहाँ पर होती है, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो देखिए, कोरापुट का काला जीरा चावल जो है इसके लिए ओडिशा से इस प्रोडक्ट को मिला है जीआई टैग। ठीक है, और जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और ये देता कौन है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देता है। ठीक है, कौन देता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। एक्ट कब आया? एक्ट आया जीआई टैग वाला 1999 में। लागू कब हुआ? 2003 में लागू हुआ। और सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग टी को दिया गया था, पश्चिम बंगाल को। कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। तो याद रखिएगा ये सारे फैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि अभी ओडिशा के जो 7 प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो 7 जो प्रोडक्ट हैं वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। देखिए, एक तो हो गया ये काला जीरा चावल। ठीक है, काला जीरा चावल कोरापुट का। दूसरा हो जाता है आपका लांजिया सौरा पेंटिंग। ठीक है, लांजिया सौरा पेंटिंग। डोंगरिया कोंद शॉल, ये एक तरीके का वस्त्र है, शॉल है, उसको दिया गया जीआई टैग। और आपका चौथा हो जाएगा खुजरी गुड़ा। खुजरी गुड़ा क्या है? ये एक तरीके की मिठाई है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। देंकनाल माजी, क्या नाम है? देंकनाल माजी, ये क्या है? ये भी एक तरीके की मिठाई है, इसको भी उड़ीसा के को जीआई टैग मिला है। और सिमली पाल की काई चटनी, ठीक है, हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। ये अभी काई चटनी किससे बन रही थी? ये लाल चींटियों से बन रही थी, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। और जो 7वां है और लास्ट है वो है नयागढ़ का कंटेई मुंडी बैंगन। ठीक है, क्या है? कंटेई मुंडी बैंगन, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो याद रखेंगे ये 7 प्रोडक्ट। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में संस्कृति के आयाम, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो संस्कृति के आयाम जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उनका नाम है मनोरम मिश्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की बात बताती है। तो संस्कृति के आयाम किसने लिखी है? मनोरम मिश्रा ने लिखी है। अब डालते हैं एक नज़र हम ऑप्शंस पे। तो देखिए, ऑप्शंस में आपको सबसे पहले दिख रहा है रघुराम राजन। रघुराम राजन की एक पुस्तक आई थी अभी हाल ही में, ब्रेकिंग द मोल्ड्स। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रेकिंग द मोल्ड्स नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? रघुराम राजन ने। और इनकी एक पुस्तक और है जो काफ़ी चर्चा में रही है, जिसका नाम है, वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे पहले भी हम रघुराम राजन की 2 पुस्तकें पढ़ चुके हैं। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अश्विनी कुमार की जो पुस्तक है अभी आई थी और जो चर्चा में भी काफ़ी रही, जिसका नाम था ए डेमोक्रेसी रीविजिटिंग रिट्रीट एंड ऑफ अ पार। अ डेमोक्रेसी रीविजिटिंग रिट्रीट एंड ऑफ पार, तो नाम याद रखेंगे। ठीक है, अगला है राकेश पाठक ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सिंधिया और 1857। ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? सिंधिया और 1857। ये सारी चीज़ें याद रखना। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 के चुनाव में किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री अभी बनी है, 2024 के जो चुनाव हुए हैं उसमें शेख हसीना जी बनी है और इनका ये 5वां कार्यकाल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो पार्टी है जिसको ये बिलोंग करती हैं उसका नाम है आवामी लीग। ठीक, आवामी लीग की अध्यक्ष हैं और ये अपना 5वां कार्यकाल करेंगी एज अ प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। ठीक है, और विश्व की ये ऐसी
पहली महिला हैं जिन्होंने इतने लंबे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो शेख हसीना जो हैं 2009 में प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद 2014 में इनका फिर से कार्यकाल शुरू हुआ, 2018 में, और अब ये 2024 में। तो लगातार चौथी बार जो है ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन रही हैं। और इनका 5वां कार्यकाल ये इस तरीके से हो जाता है कि 1991 से 1996 तक शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। तो इनका 2024 का कौन से नंबर का कार्यकाल हो जाएगा? 5th नंबर का कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के कुछ फीचर्स स्टैटिक देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जानी है? बांग्लादेश की राजधानी हो जानी है ढाका। ठीक है, ढाका में हेडक्वार्टर किसका हो जाता है? हेडक्वार्टर हो जाता है आपका बिम्स्टेक का। देखिए ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी पॉइंट किसी भी क्वेश्चन से रिलेट होता है मैं उसको जोड़कर वहाँ पर आपको बताने का प्रयास करती हूँ, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, आप भूलो नहीं। प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगी? प्रधानमंत्री हो जाएंगी शेख हसीना। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं, उसका नाम क्या था? उसका नाम है संप्रीति। संप्रीति हमने किया था बांग्लादेश के साथ, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था। कहाँ पर किया था? मेघालय में किया था। ठीक है, याद रखेंगे, मेघालय में किया था। और एक चक्रवात आया था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, जिसका कि नाम था बिपरजॉय। बिपरजॉय, ये नामकरण किसने किया था? तो बांग्लादेश ने ही इसका नामकरण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और चलिए ध्यान में आ रही है, करंट अफेयर से तो जुड़ी नहीं है लेकिन ये जुड़ी है मॉडर्न हिस्ट्री से। अब याद आई है तो आप लोगों को भी बता देती हूँ, है ना। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है? ढाका। तो ढाका से हमको याद आता है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। ठीक बात है। अच्छा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मुद्रा है टका, याद रखना, टका। तो ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। अरे भाई, बहुत अच्छी सी बात हुई थी, बड़ी फेमस बात हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री में। ढाका में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 30 दिसंबर को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले स्वपोषित जियो सैटेलाइट ओविजॉन 3 को लॉन्च किया है? तो देखिए, निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओविजॉन जिसका नाम है, उसको लॉन्च किया है किसने? हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले स्ववित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओविजॉन 3 को लॉन्च किया है? तो देखिए, स्पेस एक्स ने ओविजॉन 3 सैटेलाइट, जो कि स्ववित्त पोषित है, निजी वित्त पोषित है, जियो सैटेलाइट है ये, इसको लॉन्च किया है। तो ये सैटेलाइट कहाँ का है? ये सैटेलाइट है स्वीडन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी टाइप का सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स का जो रॉकेट है फाल्कॉन, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये जो ओविजॉन सैटेलाइट है, इसको बनाया किस कंपनी ने है? तो इसको बनाया है मैक्सर, ये जो कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, उसने बनाया है। ठीक, याद रखिएगा। और लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया है। अच्छा, स्पेस एक्स ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था कि 143 सैटेलाइट स्पेस एक्स ने एक साथ लॉन्च किए थे। तो ये सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का जो रिकॉर्ड है, ये भी स्पेस एक्स के पास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखोगे। और अगर क्लास पसंद आई है तो आप लोग लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। आपने कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन वीडियो को पहली बार देख रहा है और उनको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।